एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक नया नया देश आजाद हुआ है और उसकी अर्थव्यवस्था सदियों की गुलामी के बाद बिल्कुल जर्जर हालत में है। ये साल था 1947 और भारत के सामने एक पहाड़ जैसा काम था, अपने आर्थिक भविष्य को शून्य से गढ़ना। तो इसका जवाब क्या था? योजनाबद्ध विकास का एक बहुत ही साहसिक प्रयोग। लेकिन सवाल तो यही था कि आखिर ये किया कैसे जाए? शुरुआत कहाँ से हो? बांध बनाएं या कारखाने? खेती में पैसा लगाएं या फिर भारी उद्योगों में? देखिए, ये सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं थे, ये भारत की आत्मा से जुड़े सवाल थे। आज हम इसी अविश्वसनीय सफर की परतें खोलने वाले हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी के जरिए। तो हम शुरुआत करेंगे योजना आयोग के जन्म से, फिर पहली 3 योजनाओं की बुनियाद में उतरेंगे, उन संकटों को देखेंगे जिन्होंने रास्ता बदलने पर मजबूर किया, उदारीकरण के दौर से गुजरेंगे और आखिर में नीति आयोग के साथ एक नए युग की सुबह देखेंगे। तो उस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए भारत के नेताओं ने केंद्रीय योजना का रास्ता चुना। हाँ, प्रेरणा सोवियत मॉडल से ली गई थी, लेकिन उसे एक लोकतंत्र के हिसाब से ढाला गया। आइडिया ये था कि सरकार लोगों की तरफ से काम करते हुए आर्थिक विकास की दिशा तय करेगी, ताकि देश के संसाधनों का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए हो सके। अब देखिए, प्लानिंग का ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसके बीज तो बहुत पहले ही बो दिए गए थे। 1930 के दशक में एम विश्वेश्वरैया के काम से लेकर उद्योगपतियों के बॉम्बे प्लान तक। लेकिन ये सब कुछ एक साथ आया 15 मार्च 1950 को, जब योजना आयोग की स्थापना हुई। और यही संस्था आगे चलकर भारत के आर्थिक बदलाव का थिंक टैंक बनी। चलिए, अब कहानी के असल हिस्से में चलते हैं। पहला अध्याय था नींव रखने का, उन 2 मजबूत खंभों को बनाने का जिन पर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी होनी थी, यानी खेत और कारखाने। पहली पंचवर्षीय योजना का एक साफ और सीधा मिशन था, देश को खिलाना। बंटवारे के बाद भारत एक बहुत बड़े खाद्य संकट से जूझ रहा था। इसलिए हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित, जिसका मूल आइडिया यह है कि विकास बचत और निवेश पर निर्भर करता है, सारा फोकस सीधे सीधे कृषि पर था। भाखड़ा नांगल बांध जैसी विशाल सिंचाई परियोजनाएं इसी का नतीजा थीं। और नतीजे जबरदस्त थे। लक्ष्य रखा गया था 2.1% की विकास दर का, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने 3.6% की दर हासिल कर उसे पार कर दिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, जिसने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। पहली योजना की सफलता से उत्साहित होकर भारत के योजनाकार और भी महत्वाकांक्षी हो गए। दूसरी योजना, जो महान सांख्यिविद पीसी महालनोबिस के दिमाग की उपज थी, ने भारी उद्योगों की ओर एक नाटकीय मोड़ लिया। उनका मॉडल एक आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने पर केंद्रित था। सोचिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में विशाल स्टील प्लांट खड़े हो रहे थे। ये थे आधुनिक भारत के मंदिर, जैसा कि नेहरू ने कहा था। लेकिन ये जो शुरुआती तेजी और उम्मीद थी, वो एक कठोर हकीकत से टकराने वाली थी। तीसरी योजना का मकसद तो पहली 2 योजनाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना था, यानी कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान देना। लेकिन इस पर एक साथ कई मुसीबतें आ पड़ी। 2 विनाशकारी युद्ध, पहले 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ, और साथ ही एक भयानक सूखे ने अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। तो अब भारत एक चौराहे पे खड़ा था। शुरुआती मॉडल लड़खड़ा गया था। आइए देखते हैं कि कैसे सुरक्षा और खाद्य के इन दोहरे संकटों ने भारत की पूरी योजना रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तीसरी योजना की विफलता इतनी गहरी थी कि पूरी पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया को रोकना पड़ा। 1966 से 1969 तक के 3 साल योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें साल दर साल योजनाएं बनाई गईं। ये सिर्फ एक तकनीकी एडजस्टमेंट नहीं था, ये इस बात को मानना था कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। और इसी संकट की राख से एक नई राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकता का जन्म हुआ। ये साफ हो गया था कि सिर्फ विकास करना ही काफी नहीं है। ध्यान अब सीधे सीधे गरीबी को संबोधित करने पर केंद्रित होना था। एक ऐसा आइडिया जिसे 5वीं योजना के नारे में बहुत शक्तिशाली रूप से व्यक्त किया गया, गरीबी हटाओ। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक तरह का लोक लुभावन मोड़ था। फोकस बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर सीधे सामाजिक लक्ष्यों पर चला गया। हमने गरीबी पर सीधा हमला देखा और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा सरकारी नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम भी,
जिसका प्रतीक था 1969 में भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। अब चलिए 1980 और उसके बाद के दशकों में चलते हैं। पेंडुलम एक बार फिर घूमने वाला था, सरकारी नियंत्रण से दूर और उदारीकरण और उच्च विकास के एक नए आर्थिक परिदृश्य की तरफ। अब ये स्लाइड शायद आपको बहुत सारे नंबरों की तरह लग सकती है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी कहानी बताती है। अगर हम करीब से देखें तो हमें सफलताओं और विफलताओं का एक पैटर्न दिखता है, जिसमें विकास के कई लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए। यही असंगतता, ये एहसास कि अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रही है, 1991 के ऐतिहासिक सुधारों के पीछे एक प्रमुख कारण बनी। और ये रहा वो बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत ने उदारीकरण का रास्ता अपनाया, अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। 8वीं योजना इस नई हकीकत में काम करने वाली पहली योजना थी और फोकस नाटकीय रूप से राज्य से हटकर मानव संसाधन विकास पर चला गया, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मानते हुए कि लोग ही भारत की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। और आखिरी योजनाओं में इस्तेमाल की गई भाषा को जरा ध्यान से सुनिए। एक नया शब्द सामने आया, समावेशी, यानी इंक्लूसिव। ये एक बहुत जरूरी स्वीकृति थी। आर्थिक विकास तो हो रहा था, लेकिन वो सभी तक नहीं पहुंच रहा था। तो नया मिशन सिर्फ आर्थिक केक को बड़ा बनाना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि हर किसी को इसका एक टुकड़ा मिले। और इस तरह 6 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद राष्ट्र निर्माण का एक विशाल प्रयोग समाप्त हो गया। पंचवर्षीय योजनाओं का ये लंबा सफर अपनी सभी जीतों और कठिनाइयों के साथ अब खत्म हो रहा था और भारत की नियति को दिशा देने के लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण का रास्ता बना रहा था। साल 2015 ने एक बहुत बड़े बदलाव को चिन्हित किया। योजना आयोग, वो संस्था जिसने 65 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया था, उसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह एक पूरी तरह से नई संस्था ने ले ली, जिसका फलसफा बहुत अलग था। नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यही मुख्य बात है, बदलाव एक टॉप डाउन मॉडल से हुआ, जहां दिल्ली में बैठी एक केंद्रीय संस्था नीतियां तय करती थी और पैसा कंट्रोल करती थी, एक ज्यादा सहयोगी मॉडल की ओर। नीति आयोग को हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि एक थिंक टैंक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया, जो केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे, मार्गदर्शन दे और जिसे सहकारी संघवाद कहते हैं, उसे बढ़ावा दे। शुरुआती सालों के सैद्धांतिक मॉडलों से लेकर आज के सहयोगी दृष्टिकोण तक ये कोशिश करने, सीखने, महत्वाकांक्षा और अनुकूलन की एक अविश्वसनीय कहानी रही है। इसने भारत के सबसे बड़े बांधों से लेकर उसके सॉफ्टवेयर उद्योगों तक सब कुछ आकार दिया है। तो आखिरी सवाल ये है, जब हम आज के भारत को देखते हैं तो इस 65 साल के केंद्रीय योजना की स्थायी विरासत क्या है? क्या ये एक जरूरी सफलता थी या भारत की असली क्षमता के रास्ते में एक बाधा? इसका जवाब शायद खुद भारत की तरह ही बहुत जटिल है।